Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start our next lecture, that is about wave speed on a stretched string. अब स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने किया था कि हमारे पास वेव स्पीड क्या होती है। तो जनरली हमने डिफाइन किया था v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। ये हमने प्रूव किया था कि जो हमारे पास स्पीड होती है फ्रिक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ की इक्वल आती है। अब चूंकि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, ऐसी वेव्स होती हैं जिनके लिए एक तो मीडियम चाहिए और जिनमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव्स। सो अगर हम स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रिंग लेंगे तो हम देखेंगे फिर जो वेव बनेगी वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी और उसकी जो स्पीड होगी वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब चूंकि जो ही हमारे पास वेव्स किसी मीडियम में से पास करती है, फॉर एग्जांपल आपके पास मीडियम वाटर हो सकता है, एयर हो सकती है, स्टील या कोई भी स्ट्रेच स्ट्रिंग हो सकती है। तो जब वेव पास करेगी तो वेव क्या करेगी, मीडियम के पार्टिकल्स को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी, मीन उनको ऑसिलेट करेगी। अब जब ऑसिलेट करेगी तो उसके लिए उसे क्या चाहिए, मैस मीन काइनेटिक एनर्जी और इलास्टिसिटी मीन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास के जो स्पीड ऑफ द वेव है वो फिर मैस और इलास्टिसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। मीन्स कि ये दोनों जो फैक्टर हैं, मैस और इलास्टिसिटी, ये हमें बताएंगे कि कोई भी वेव किसी मीडियम के अंदर कितना फास्ट ट्रेवल करती है या कितना स्लो ट्रेवल करती है। तो हम अब इक्वेशन ड्राइव करेंगे जो इन दो फैक्टर के ऊपर स्पीड ऑफ द वेव डिपेंड करेगी, दैट इज ऑन द मैस ऑफ द स्ट्रिंग और लेंथ एलिमेंट, और दूसरी हमारे पास आ गई जो मीडियम है उसकी इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट कि मैस ऑफ द फाइंड करें स्पीड ऑफ द वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जनरली अगर हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास इक्वेशन ये है, v इज इक्वल टू जो स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव है, v इज इक्वल टू हम लिखते हैं यहाँ पर टेंशन के लिए टा लिखेंगे, डिवाइडेड बाय म्यू मीन मैस पर यूनिट लेंथ अंडर रूट। ये हमारे पास इक्वेशन होती है। इस को हम कहेंगे इक्वेशन नंबर ए। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द और स्पीड ऑफ द वेव, कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स की स्पीड इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे प्रूफ करना है, क्वेश्चन आता है कि प्रूफ इट बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब इसको प्रूफ करते, इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो मेथड है। आप डायमेंशन एनालिसिस से भी उसको प्रूफ कर सकते हैं, और जो सेकंड मेथड है जो हमारे पास है दैट इज फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम क्या करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल सिमेट्रिकल पल्स लेंगे। लेट अस सपोज वो किसी स्ट्रिंग के अंदर मूव करेगी। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी ज्योमेट्री लेंगे। लेट अस कंसीडर हमारे पास क्या किसी स्ट्रिंग के अंदर एक पल्स लेंगे। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के अंदर अगर हम एक पल्स को लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इस तरह से, जब इसको हम डिस्टर्ब करेंगे तो इसके अंदर इस तरह से एक पल्स जनरेट होगी, डिफरेंट वेव्स जनरेट होंगी। लेट अस सपोज ये जो पल्स मूव करती है किसी वेलोसिटी v के साथ इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अब ये जो पल्स है, इस पल्स को देखें तो बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। अब हमने पढ़ा है कि जब पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तो इस तरह की मोशन को क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अगर इसकी एग्जांपल देखें तो जो हमारे पास सर्कुलर मोशन होती है, एक्चुअली जो सर्कुलर मोशन है, कौन सी मोशन, सर्कुलर मोशन, वो हमारे पास क्या होती है, एक्चुअली कॉपी होती है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो यहाँ पर भी अगर हम क्या करें, एक इसको अगर हम कंसीडर करें, यहाँ पर एक पल्स जो है इसको अगर कंसीडर करें एज अ रेफरेंस फ्रेम, तो हम देखेंगे कि हमारे पास अज्यूम करेंगे जो ये जो पल्स है ये स्टेशनरी है। स्ट्रिंग क्या कर रही है, मूव कर रही है अप डाउन। लेकिन हम इसका टॉप व्यू देखें तो ये जो हमारे पास पल्स है इसको हम स्टेशनरी मानते हैं। तो देन हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर क्या होगा, एक फोर्स इधर लगेगी, टेंशन ऑफ द रोप टी, और इसी तरह से एक फोर्स इधर लगेगी, दैट इज आल्सो, ये भी फोर्स होगी, दिस इज आल्सो द टेंशन ऑफ द रोप। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की वजह से पार्टिकल्स क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे यहाँ पे अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो जब पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअली ये जो मोशन होगी ये कैसी होगी, सर्कुलर मोशन होगी। तो यहाँ पर हम इसको मैं सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लेट अस कंसीडर ये कोई एक सर्कल बन गई। ठीक है, अब इस सर्कल का हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई रेडियस है, इसका मैं रेडियस r कह देता हूँ। क्लियर है। सो लेट अस कंसीडर अ लेंथ सेगमेंट। ये जो हम
स्मॉल सा लेंथ सेगमेंट लेते डेल्टा एल ले लेते हैं इस कर्व के ऊपर, और दैट मेक्स एन एंगल 2 थीटा। एक थीटा यहाँ पर बनेगा और दूसरा थीटा यहाँ पर बनेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर टोटल जो एंगल बनेगा, ये जो हमारे पास सिंपल सी कर्व है, जो पल्स हमने ली है, दैट मेक्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज ओ, कितना एंगल बनाएगा 2 थीटा। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस सिंपल सी ज्योमेट्री को लेकर हमने ये इक्वेशन प्रूव करनी है। तो इक्वेशन प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो न्यूटन लॉ ये कहता है किसी भी केस के अंदर अगर हमारे पास जो नेट फोर्स होती है वो इम्बैलेंस फोर्स होती है। नेट फोर्स मीन दैट इम्बैलेंस फोर्स विच प्रोड्यूसेस मोशन, जो बॉडी की स्टेट को चेंज करती है उसको हम क्या कहते हैं, नेट फोर्स, दैट इज इक्वल टू एम ए। और हम इसको लिख सकते हैं एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू एम, यहाँ पर हम क्या लेंगे, अब यहाँ पर इस छोटे से लेंथ सेगमेंट डेल्टा एल का मैस लेंगे, तो उस छोटे से सेगमेंट का मैस में डेल्टा एम शो करता हूँ, और एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये न्यूटन सेकंड लॉ है। अब इसमें हमने क्या करना है, डेल्टा एम फाइंड करना है, नेट फोर्स फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तीनों वेरिएबल्स पुट फाइंड करके हमने यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेट फोर्स फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, नेट फोर्स के लिए एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है। अब दोनों फोर्सेस किसी एंगल के ऊपर लग रही हैं। टेंशन टॉ को हम कहते हैं फोर्स, ये टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग के इक्वल है, ये भी टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है। तो अगर हम इनको क्या करें, इन फोर्सेस को रिजॉल्व करें तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स इन फोर्सेस के बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फोर्स है, मैं किसी एक फोर्स को अगर देखूं, तो अगर फॉर एग्जांपल किसी भी इंस्टेंट के ऊपर ये जो फोर्स है, ये स्ट्रिंग के अलॉन्ग फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है, दिस इज टाउ। तो अगर हम इस फोर्स को रिजॉल्व करूं तो मैं इसके लिए एक ज्योमेट्री लूँगा, अपनी रेफरेंस फ्रेम लूँगा एक्स एक्सिस। तो इसका एंगल थीटा है अगर, तो एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा और एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा। तो ये दो कंपोनेंट बनेंगे। एक हमारे पास इसको हम कहते हैं टॉप वाई कंपोनेंट, और दूसरा हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, टॉप एक्स कंपोनेंट। तो चूंकि हमारे पास ये जो पार्टिकल है ये ऑसिलेट कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा अप डाउन, मीन इसकी वर्टिकल मोशन होगी, कोई हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होगी। तो हम कहेंगे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है टेंशन का, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, जीरो है। सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट जो हमारे पास जो टेंशन का है वो क्या कर रहा है, पार्टिकल्स को फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, यहाँ से इस तरफ फोर्स लगेगी, यहाँ से इस तरफ फोर्स लगेगी। इसका मतलब क्या है, जो नेट फोर्स होगी वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, द नेट फोर्स इज इक्वल टू, वो हमारे पास एक ये वाला टॉ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको टॉ 1 कह देता हूँ, इसको टॉ 2 कह देते हैं, तो हमारे पास ये टॉ 1 वाई और प्लस दूसरे हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉ मीन टेंशन 2 वाई, मीन दोनों फोर्सेस का ये जो हमारे पास टेंशन है इनके सिर्फ वाई कंपोनेंट आएंगे नेट फोर्स के अंदर, जो क्या करेंगे, पार्टिकल्स को ऑसिलेट करवाएंगे। सो यूजिंग द वैल्यू ऑफ वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू टॉ साइन ऑफ थीटा एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू टॉ साइन ऑफ थीटा। सो द नेट फोर्स इज इक्वल टू टॉ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, टॉ साइन ऑफ 2 थीटा साइन ऑफ थीटा, अगर हम कहें इफ थीटा इज स्मॉल, अगर हमारे पास क्या हो, यहाँ पर हम ज्योमेट्री यूज करेंगे, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन ऑफ थीटा जो होगा ये अप्रॉक्सीमेटली हम थीटा की इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास 2 टाओ थीटा हमारे पास आ जाएगा, साइन थीटा को हमने थीटा की इक्वल ले लिया, इस इक्वल टू टू टा 2 थीटा भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3। अब इस ज्योमेट्री के अंदर देखें, ये जो लेंथ एलिमेंट है इसके अंदर अगर मैं इसको यहाँ पर कंसीडर करूँ, ये जो लेंथ एलिमेंट है, अगर मैं सिर्फ इस लेंथ एलिमेंट को लूँ, ये तो ये हमारे पास अगर रेडियस के इक्वल है तो ये डेल्टा एल है। अगर ये टोटल हमारे पास एंगल 2 थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आर। अब
क्या आ जाएगा। इसी तरह से इफ थीटा इज स्मॉल तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई आर। सो इसको अगर पुट कर दें इन इक्वेशन 3 तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, द नेट फोर्स इज इक्वल टू, वो हमारे पास बन जाएगी टाउ टेंशन डेल्टा एल डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, साइन टू थीटा को हमने सिंपल थीटा लिया और या हमारे पास क्या होगा, ये टू थीटा कहेंगे तो फिर भी हमारे पास थीटा के इक्वल होगा। दैट्स वाई ये फैक्टर हमारे पास एंगल में आ रहा है, इस वजह से हमने टू को यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। सो दिस इज इक्वेशन नंबर ए। तो पहला काम हमने कर लिया, नेट फोर्स कैलकुलेट कर लिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एम और ए फाइंड करेंगे। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है और डेल्टा एम की वैल्यू क्या है। डेल्टा एम हमारे पास क्या है, उस स्मॉल सेगमेंट का हमारे पास क्या है, ये जो हमने सेगमेंट ली थी, इस स्मॉल सेगमेंट का हमारे पास लेंथ एलिमेंट जो होगा उसका मैस कितना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इस तरह से अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था तो ये जो हमारे पास लेंथ एलिमेंट थी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो लेंथ एलिमेंट हमने डेल्टा एल लिया था, इस लेंथ एलिमेंट के अंदर ये जो लेंथ एलिमेंट है उसको हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इसका कहें तो डी एक्स है। ठीक है, तो उस लेंथ एलिमेंट का हमारे पास क्या था, हमने कैलकुलेट करना है मैस कितना है। तो यहाँ पर एक टर्म हम डिफाइन करते हैं कि लीनियर डेंसिटी। सो स्टूडेंट्स, लीनियर डेंसिटी क्या होती है कि लीनियर डेंसिटी डेल्टा एम मैस पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर यूनिट लेंथ हम डेल्टा एल ले रहे हैं, इसको हम कहेंगे लीनियर डेंसिटी म्यू। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा एम क्या आ जाएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू डेल एल। सो दिस इज इक्वेशन नंबर बी, डेल्टा एम आ गया। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो चूंकि हमारे पास बॉडी जब भी किसी सर्कल में मूव करे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो पल्स है वो कर्व पाथ बना रही है, तो कर्व में मूव करे इट्स मीन यहाँ पर वो सर्कल में मूव करे या कर्व पाथ में मूव करे, तो उस वक्त जो उसका एक्सेलरेशन होता है दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सी। तो हम क्या करेंगे अब, यूजिंग इक्वेशन ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन ये थी, द नेट फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा एम ए। सो नेट जो हमारे पास इक्वेशन आई थी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास आया था टाउ डेल्टा एल डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा एम की हमारे पास म्यू डेल ऑफ एल था और ए की हमारे पास वैल्यू है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा एल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, आर आर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो टाउ इज इक्वल टू म्यू वी का स्क्वायर और हमारे पास यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाई म्यू आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ अंडर रूट लें तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टाउ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, म्यू, विच इज द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। और यू कैन से ये हमारे पास स्पीड ऑफ द वेव है ट्रांसवर्स वेव की। तो इस इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटी हमने कहा था कि वो कौन से दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, टाउ, टाउ का मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस इज द फोर्स विच इज द टेंशन फोर्स। ठीक है, और हमारे पास जो म्यू है दैट इज द लीनियर मास डेंसिटी या लीनियर डेंसिटी। सो इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, ये दोनों फैक्टर हमारे पास क्या होंगे जो हमें ये बताएंगे किसी मीडियम के बारे में कि उस मीडियम के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू कम या ज़्यादा कैसे हो सकती है। तो हम कह सकते हैं द स्पीड ऑफ द वेव along a stretched string depends only on the tension and the linear density of the string and और कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पीड ऑफ द साउंड ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। आई होप आपको ये टॉपिक सही तरह से समझ आ गया होगा। तो आपने मेरे चैनल यू जीनियस है आपने सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके फीड के मुताबिक और
ऐसे टॉपिक्स जो भी हम बीएस के स्टूडेंट्स से हमें इन्फॉर्म करेंगे कौन सा टॉपिक उनको नहीं समझ आ रहा, तो हम कोशिश करेंगे उनको वो टॉपिक अच्छी तरह से समझाने की। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर सही तरह से समझ आ गया होगा। थैंक